हेलो मेरे प्यारे साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण के नवंबर मंथ के सार संग्रह को। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख भी सकते हैं। सार संग्रह आपको देखने को आज मिलेंगे। नवंबर मंथ के सार संग्रह में जितने भी सारे प्रश्न आपको बने हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज। और मेरे प्यारे साथियों, यदि आप हमारे पिछले सार संग्रह अक्टूबर मंथ के सार संग्रह को, सितंबर मंथ के सार संग्रह को, अगस्त मंथ के सार संग्रह को यदि आप नहीं देखे तो उन सारे को जाकर के देख लीजिए। उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसी में सारे मंथ के आपके प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह मिल जाएंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट एग्जाम में आपको फ़ायदा ही पहुंचाएंगे। चलिए, तो यदि मेरे प्यारे साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चूँकि प्रत्येक मंथ हम प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह लेकर आते हैं। साथ ही साथ समसामयिकी को भी लेकर आते हैं, इसके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास होता है। और एग्जाम में कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स जो है देखने को यहीं से मिलते हैं। मैक्सिमम प्रश्न जितने भी होते हैं तो मैक्सिमम प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप प्रत्येक मंथ के प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह को यदि आप रिवीजन करते हैं तो बहुत ही बेनिफिट आपको साबित होगी। चलिए मेरे प्यारे साथियों, लेकिन यदि ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, एक एक करके हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा और यदि हम छोटा करें। चलिए यहाँ पर देखिए, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, इसी के बारे में आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन यही है। पहला प्रश्न है कि क्या है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो बताइए। यहाँ पर दिया हुआ है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा उपगुप्त। किसके प्रभाव में? उपगुप्त के प्रभाव में जो है अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। चलिए अगला प्रश्न है, जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मेरे द्वारा ऐड करने की बात आएगी, ज़रूर हम ऐड करेंगे। और आप हमेशा एक एक प्रश्न को देखते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है कि बनावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही आप जानते होंगे बनावली के बारे में। तो बनावली जो है हरियाणा में स्थित है और यहाँ से एक प्राचीन स्थल प्राप्त हुआ बनावली से। और बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। 1973-74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले थे और यह स्थल जो है भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। चलिए अगला दिया है कि कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो कौन जाना जाता था? औरंगजेब। इसका सही जवाब क्या होगा? हम लोग जानते भी हैं औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम भी हम लोग जान गए, शाही दरवेश के नाम से भी औरंगजेब को जाना जाता है। तो दो नाम हो गया, शाही दरवेश एवं जिंदा पीर, है ना। तो औरंगजेब के दो उपनाम हो गए, शाही दरवेश हो गए और जिंदा पीर हो गए। चलिए अगला बात देखते हैं। कहता है कि किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? तो किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया? तो ये किया था किसने? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त नामक जो शासक है वही जो है हुनों को सबसे पहले पराजित किया था। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि किस गुफा में त्रिमूर्ति कहने का मतलब क्या हुआ? तीन मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। तो किस गुफा में? तो एलिफेंटा की गुफा में जो है, एलिफेंटा की गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है।
एलिफेंटा है कहाँ? एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है और एलिफेंटा की गुफा का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर है कि किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? और ये जो सिख गुरु थे, कौन? ये जो सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, मतलब जफरनामा के लेखक जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के पटना सिटी में ना, पटना सिटी में यहीं पर इनका जन्म हुआ था। किनका? गुरु गोविंद सिंह का। और गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि मृगदाव कहने का मतलब क्या हुआ? मृगदाव कहने का मतलब हुआ सारनाथ। तो मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो मृगदाव मतलब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए जिस समय भगवान बुद्ध गृह त्याग कर रहे थे उस समय उनके उस क्रिया को क्या कहते थे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी तब उसको क्या कहते थे? इन दोनों बातों को आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। चलिए अगला है, कहता है कि गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज एवं देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? गुप्त वंश का कौन सा शासन? तो देवराज या देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी याद रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन को देवराज या देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने किस शासक ने एलोरा के पर्वत को कटवाकर किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो किस राष्ट्रकूट शासक ने? तो ये थे कृष्ण प्रथम ने एलोरा। और एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। कमेंट बॉक्स में आप छापिए कि कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। और इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने वहाँ के पर्वतों को कटवाकर करवाए थे। तो कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिए कि ये जो है कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 10 प्रश्न जो है बहुत ही खास होता है। और प्रत्येक मंथ के आप यदि प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह को आप यदि डीपली स्टडी करते हैं तो बहुत ही काफ़ी फायदे पहुंचाएंगे आपको। चलिए इसमें 10वां प्रश्न हम लोग देखेंगे इतिहास से। और अंतिम प्रश्न है, कहता है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी इसको कह सकते हैं, का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत का अंतिम मुगल सम्राट था ये कौन? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी कहें। तो इनका मकबरा कहाँ स्थित है? तो रंगून। और रंगून कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में। और म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो अभी म्यांमार की राजधानी हो गई है नेपथ्य। चलिए अब हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कहने का मतलब कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं इसको हम लोग देखेंगे। और इसमें पहला प्रश्न है, प्रत्येक लगभग सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं प्रतियोगिता दर्पण के टीम की तरफ से, प्रतियोगिता प्रकाशन की तरफ से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसमें पहला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पहला प्रश्न है, कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? पत्रिका मतलब कौन सा पत्रिका का प्रकाशन किया था? और ये पत्रिका नहीं अखबार कहिए,
ये अखबार था जिस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, तो वहाँ पर एक पत्रकार, अखबार कहिए, पत्रकार तो व्यक्तिगत हो जाएगा, किसी व्यक्ति का नाम। अखबार की बात करें तो ये इंडियन ओपिनियन, जिस समय दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी रह रहे थे उस समय इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार का प्रकाशन करवाया, और ये अखबार जो है 4 भाषाओं में छपता था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। कौन कौन सी भाषा, कभी कभी ये भी पूछता है, और ये बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया, किस अखबार का प्रकाशन किया? तो ये कौन सा था? इंडियन ओपिनियन। कौन सा? इंडियन ओपिनियन, मतलब भारतीय का क्या विचार है, ये इस इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन करवाया, और 4 भाषाओं में करवाए थे। कौन कौन? तो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी। क्या? गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी, इन 4 भाषाओं में जो है इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में छपते थे, है ना। और इंडियन ओपिनियन का जो प्रकाशन हुआ जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे उस समय। चलिए, 4 भाषाओं में छपता था, आपको याद रखना है, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी। अगला है 30 मई 1919 को अपना, क्या? 30 मई 1919 को अपना अलंकरण करने का मतलब जो अलंकृत किया गया था उनको जिस पुरस्कार से, तो अपना अलंकरण नाइटहुड, मतलब भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाइटहुड की उपाधि किन्हें दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और ये क्यों नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे? तो जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसी के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कर दिए थे, अपनी जो अलंकृत नाइटहुड की उपाधि जो उनको दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से, तो उन्होंने लौटा दिया था। चलिए, अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत, कौन? अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन, ये अंग्रेज विरोधी संगठन था। कौन? अभिनव भारत। तो अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था वीडी सावरकर ने। किसने? वीडी सावरकर ने। और अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना हुई थी। तो याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, अभिनव भारत की स्थापना कब हुई? 1904 में। और अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना, संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे वीडी सावरकर ने। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला है कि जब वर्ष 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? मतलब वर्ष 1919 कहा गया, सॉरी, वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, और इसी में जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, है ना। जिस संप्रदाय का कोई व्यक्ति था, जो संप्रदाय के व्यक्ति थे संविधान सभा में, उन सबकी प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब उनके प्रतिनिधि जो है उस समाज का आवाज़ उठाने के लिए वहाँ पर उनके प्रतिनिधि नियुक्त हुए। तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। चलिए, अगला प्रश्न है, कहता है कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो सन्यासियों के विद्रोह पर। और आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु जो है किस विद्रोह पर आधारित है? तो सन्यासियों के विद्रोह पर। चलिए, अगला प्रश्न है, अगला देखेंगे हम लोग। अगला दिया है कि किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड
और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है इंडियन पेनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो ये किए गए थे लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1856 से 62। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो रहा 1856 से लेकर के 1862 तक रहा। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 56 से 62। और इन्हीं के समय में 3 कोड पारित किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुके थे, 1938 और 1939। जब 1939 में इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था, तो त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चुने गए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 ईस्वी में चुने गए। तो ये भी आपको याद रखना है। तो सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है, कहता है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? मतलब जब जो है शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों भाई जो है जिस समय खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, देखिए 17वां प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस के वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था। और महात्मा गांधी को चुनने वाले थे कौन? तो खिलाफत कमेटी जो बनाया गया, खिलाफत सम्मेलन का जो किया जा रहा था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली एवं शौकत अली। और उस समय ही महात्मा गांधी ने देखा कि इससे अच्छा अवसर और नहीं हो सकता है, तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी को। चलिए ये तो थे 18 प्रश्न। अभी और भी इसमें प्रश्न हैं, देखेंगे हम लोग, चूँकि 20-20 प्रश्न जो है प्रत्येक सेक्शन से दिया जाता है। चलिए हो गए। तो 19वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से 19वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन, तो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में। एक बात हम लोग जान गए कि अध्यक्ष कौन थे? तो 1905 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी, किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन, 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए अगला प्रश्न है 20वां। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया था? तो किस वर्ष घोषित किया? तो जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में कहाँ हो रहा था? लाहौर में। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसी समय पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता लाहौर सम्मेलन में रखा गया था। और लाहौर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए 2 सेक्शन हम लोग कंप्लीट किए। अब हम लोग चलेंगे अगला सेक्शन देखेंगे। और अगला सेक्शन क्या है? अगला सेक्शन है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से।
भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से पहला प्रश्न देखेंगे। कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। प्रत्येक राज्य के लिए एक मुख्यमंत्री होगा, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक मुख्यमंत्री होगा, ये संविधान के अनुच्छेद 163 में वर्णित है। और संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत ही किसी भी राज्यों का एक मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य में एक मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। और किनके द्वारा किए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। ये भी याद रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 71 के तहत, अनुच्छेद 71 के तहत जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होगा, विवाद का निर्णय जो है उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत करते हैं। यदि किसी भी राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का यदि निर्वाचन गलत तरीके से हो गया या कोई यदि आरोप लगाया जाए विपक्षी दल के द्वारा, तो उसका निर्णय जो है उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अभी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर जो है अभी चल रहा है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। 29 अक्टूबर को ये वीडियो शूट हो रहा है, 29 अक्टूबर 2022। तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश और कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं? मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होते हैं, और भी कितने न्यायाधीश हैं टोटल आप कमेंट बॉक्स में जरूर छापिए। चलिए अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति विदेश की यात्रा पर जाना चाहता है तो उसको रोका नहीं जा सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यवस्था की गई है कि जब कोई व्यक्ति विदेश की यात्रा पर कोई भी व्यक्ति विदेश की यात्रा कर सकते हैं, कर सकते हैं, उन्हें कोई रोका नहीं जा सकता है। लेकिन कभी कभी सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है सुरक्षा को लेकर के। जब व्यापी लोग विदेश की यात्रा पर रहते हैं तो सरकार को बताना अनिवार्य होता है। और कई बार ऐसा आरोप आपके राहुल गांधी पर लग चुके हैं, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी जो है भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, है ना। तो कई बार इन पर आरोप है। तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यदि आप भी चाहें कि हम भी विदेश की यात्रा पर जाएं और घूम फिर कर वहाँ के माहौल, पारिस्थितिक सारे चीज़, सांस्कृतिक के बारे में पता लगाएं, तो आप जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, ये आपको संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, ऐसे करके आपको यदि प्रस्तावना याद है तो जरूर, बहुत सारे प्रश्न इससे भी डील हो जाते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद, है ना, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, है ना, ऐसे करके अखंडता, ये सारे जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है। और इसी प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो यह है अनुच्छेद
14, 15 और 16। कौन? अनुच्छेद 14, 15 और 16। इसी के तहत जो है ये अधिकार को परिभाषित करने की जो है सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त हुई है। चलिए आप बताइएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है ना? तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। चलिए अगला कहता है कि लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी जो है, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है। क्या कर देता है? अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। कितना मत यदि कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं करेगा तो वह अपना जमानत खो देगा। यदि आप भी चुनाव लड़ते होंगे और आपको भी यदि इतना मत प्राप्त नहीं होता है तो जमानत के रूप में जो चुनाव आयोग की तरफ से जो राशि जमा कराई जाती है वो लौटाया नहीं जाता है। तो आप बताइए कितना? तो जितने भी कुल वैध मत पड़े उसका यदि 1/6 से कम कोई व्यक्ति, कोई प्रत्याशी यदि प्राप्त करने में असफल हो जाता है तो उसकी जो है जमानत राशि जब्त कर ली जाती है ना? तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यदि कुल वैध मत जो है 6000 पड़े और 6000 का 1/6, 6000 का 1/6 कहने का मतलब क्या हुआ? तो 6000 का 1/6 कहने का मतलब हुआ कि 1000। यदि कोई प्रत्याशी 1000 मत प्राप्त करने में कामयाबी नहीं हासिल करता है, मतलब उसको कामयाबी नहीं मिलती है, तो उसकी जो जमानत राशि होगी वो चुनाव आयोग की तरफ से लौटाए नहीं जाएगी। तो ये जरूर याद रखिएगा, 1/6 लाना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, कहता है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? प्रश्नकाल के दौरान तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं और 12 से 1 के बीच में समय होता है। तो एक दिन में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका मौखिक जवाब जो है मंत्री के द्वारा दिया जाएगा। जितने भी प्रकार के विभाग के मंत्री हैं उन सब के द्वारा जिस मंत्री से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों का जवाब जो है देना होता है। और कोई भी व्यक्ति चाहे वो सरकार में शामिल हो या सरकार में शामिल नहीं हो, विपक्ष हो या पक्ष हो, कोई भी व्यक्ति जो है एक दिन में 20 तारांकित प्रश्न मिलाकर के, सब व्यक्ति मिलाकर के 20 तारांकित प्रश्न ही पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सरकार में है तो उसको कोई प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। उसके सांसद भी अपने मंत्री से पूछते हैं कि मंत्री महोदय जानकारी दें कि ये काम कब तक होगा और ये काम क्यों नहीं होगा। तो सरकार के सांसद भी और जो विपक्ष में सांसद हैं वो भी, विपक्ष के नेता, इन सारे के द्वारा एक दिन में कम से कम जो है 20, कम से कम नहीं अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको याद रखिए मेरे प्यारे साथियों। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति कहने का मतलब क्या हुआ? SC, शेड्यूल कास्ट। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति कहने का मतलब क्या हुआ? ST, और ST को हम लोग कहेंगे शेड्यूल ट्राइब। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति मतलब SC और ST, इन दोनों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो बताइए किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो अनुच्छेद 330 में। और यदि ये कहे विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, जो 30 है 32 है ना। इसको आप तो एंग्लो इंडियन रहेंगे ही नहीं, एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है संविधान के 105वें संशोधन के तहत। कोई भी व्यक्ति एंग्लो इंडियन
मतलब अब संसद में जो एंग्लो इंडियन नियुक्त होंगे ही नहीं। तो पहले था कि 331 और 33 एंग्लो इंडियन से संबंधित था, और लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान जो है अनुच्छेद 330 में किया गया है। और यदि यही कहे कि विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 332 में, याद रखिएगा। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, आपको यह बताना है कि लोकसभा में वर्तमान समय में कितने अनुसूचित जाति और कितने अनुसूचित जनजाति अभी चुनकर जाते हैं। तो आप याद रखिए कि एसटी के लिए 47 और एससी के लिए 84, तो टोटल 84 कैंडिडेट जो है अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से चुनकर जाते हैं, और 47 सांसद जो है एसटी से, अनुसूचित जनजाति से चुनकर जाते हैं। ये आप जरूर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है प्रश्न। चलिए, तो ये सब एग्जाम जो आने वाले 68वीं बीपीएससी और बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का बिहार एसएससी जो एग्जाम होने वाले हैं, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह को पढ़ना मत भूलिए। कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल और निकृष्ट, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था, यह कथन है। किसका कथन है? तो हॉब्स का। प्राकृतिक अवस्था में, किस अवस्था में? प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट मतलब नीचा और अल्पजीवी था, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हॉब्स का। चलिए आगे है कि संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी, अब देखिए संसद की बात आई तो संसद में एक संसद का निर्माण, पार्लियामेंट का निर्माण, तीन चीजों को मिला करके, तीन बॉडी को मिला दे तो एक संसद का निर्माण होता है। कौन कौन? तो पहला है लोअर हाउस लोकसभा प्लस अपर हाउस राज्यसभा, जिसको उच्च सदन कहते हैं, है ना। और चौथा है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कहने का मतलब राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला दे तब संसद का निर्माण होता है। और संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो प्रत्याशी का न्यूनतम आयु होना चाहिए 25 वर्ष। और किसके लिए? लोकसभा के लिए। जब कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो यदि वो 25 वर्ष का उम्र प्राप्त कर लिया तभी वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा वो लोकसभा का चुनाव लड़ने योग्य नहीं होगा। वही राज्यसभा की बात करें कि जब कोई व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी जो कम से कम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम तो कितने वर्ष हो सकता है? तो न्यूनतम 30 वर्ष जब कोई व्यक्ति जब 30 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेगा तो वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। 25 वर्ष जब किसी व्यक्ति की उम्र हो जाएगी तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, याद रखिएगा। उसी प्रकार से विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष। जब कोई व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, और विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी बात को आप याद रखिए। और यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। इन सारी बात को याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यसभा द्वारा, किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? और हम लोग बहुत बार पढ़े हैं कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से संसद में धन विधेयक को पेश किया जाता है। धन विधेयक का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 110 में मिलता है, ये भी याद रखना हम लोग को। तो धन विधेयक कहने का मतलब जो पैसे से संबंधित विधेयक है। धन विधेयक का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित है। और धन विधेयक पर निर्णय, अंतिम निर्णय जो होता है लोकसभा अध्यक्ष का होता है। धन विधेयक को
लोकसभा में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति लेकर ही पेश किया जाता है। तो ये तो 30वां प्रश्न। याद रखिए 3 सेक्शन हम लोग खत्म किए। कौन कौन? तो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय इतिहास एवं सांस्कृतिक, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। अब हम लोग चलेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल। चौथा से चलिए थोड़ा सा ऐसे हो जाइए। 31वें प्रश्न को देखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कोई परेशानी तो हमको नहीं लगता है कि कोई होने वाला है। चलिए पहला है, इसमें क्या देख रहे हैं कि भारत एवं विश्व का भूगोल से देख रहे हैं। कहता है कि नदियों के नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारे के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो ग्रान वन कहा जाता है या मैग्रोव वन कहा जाता है। और सबसे ज्यादा मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मैग्रोव वन सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद कहाँ है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर छापिए कि पश्चिम बंगाल के बाद सबसे ज्यादा मैग्रोव वन कहाँ मिलते हैं। तो नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारे के साथ साथ हल्की फुल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? ग्रान वन या मैग्रोव वन। चलिए अगला है, अगला प्रश्न कि वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है वेस्ट बैंक? तो यह है जॉर्डन नदी। और जॉर्डन नदी कहाँ स्थित है? सारे के सारी बातों को आप कमेंट बॉक्स में छापिए कि जॉर्डन नदी कहाँ स्थित है। चलिए अगला कहता है कि बृहत ज्वार कहने का मतलब बड़ा ज्वार भाटा कब आता है? तो जब पृथ्वी कहने का मतलब अर्थ चंद्रमा, मून और सन तीनों जब एक सिद्ध में होता है, 90 डिग्री के एंगल पर होता है, तब बृहत ज्वार मतलब बड़ा ज्वार आता है। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक सिद्ध में हो, मतलब 90 डिग्री में हो, तब बृहत ज्वार होगा। याद रखिएगा कितना डिग्री में? 90 डिग्री में जब तीनों आ जाएगा तो बृहत ज्वार उत्पन्न होगा। चलिए अगला है, कहता कि भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में। और नागालैंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। और नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। चलिए सारे के सारे प्रश्न हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। अब हम लोग देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन, ब्राजील में ही अमेजन वन है और इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं अमेजन वन को। तो कहता है कि ब्राजील में ही ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन, अमेजन नदी भी है, अमेजन वन भी है। अमेजन नदी के आसपास जो वन पाए जाते हैं उसी को अमेजन वन। तो कहता है ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो शेलवास। क्या कहलाते हैं? शेलवास कहलाते हैं। याद रखिएगा शेलवास। अगला है, कहता है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एस्ट्रॉयड। और मंगल और बृहस्पति के बीच ही जो है एस्ट्रॉयड का निर्माण होता है। क्षुद्रग्रह पाए किसके बीच जाते हैं? एस्ट्रॉयड्स जो है क्षुद्रग्रह किसके बीच? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। हम लोग बहुत ही कई बार इस प्रश्न को देख चुके हैं, है ना। और प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह में ही आपको देखने को मिले होंगे। चलिए अगला है अलमाटी बांध। सभी लोग जानते होंगे, बहुत इजी प्रश्न है। अलमाटी बांध कहाँ स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। और कृष्णा नदी कर्नाटक। तो अलमाटी बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। और कहाँ है? तो कर्नाटक में।
अगला कहता है कि ब्लैक हिल ब्लू पर्वत, ब्लैक हिल काली पहाड़ी या ब्लू पर्वत ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है। तो जितने तरह के कलर की पहाड़ियाँ की बात करें, यदि भारत में ब्लू माउंटेन की बात करता तो ब्लू माउंटेन मिजोरम में मिलता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ब्लैक हिल या ब्लू पर्वत या ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ी किस देश में स्थित है। तो रंगीन पर्वत कहाँ मिलेंगे आपको, यूएसए में, अमेरिका में, जो बिडेन का अमेरिका, मतलब वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बिडेन, और उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस। तो इन्हीं के देश में जो है ब्लू पर्वत, ब्लैक हिल या ग्रीन पर्वत मिलेंगे। चलिए अगला देखिए, अगला कहता है कि किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है, जिसे दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। ठीक है, अपोजिट होगा भी, जिस गोलार्ध में सूर्य होगा तो वहाँ तो दिन होगा ही, तो उसके अपोजिट दो ही गोलार्ध है पृथ्वी में, दो गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। उत्तरी उसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, मतलब साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। तो कहता है किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है। मकर रेखा कहने का मतलब, कर्क रेखा की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध को कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है और दक्षिणी गोलार्ध से जो है मकर रेखा होकर गुजरती है। तो किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है, जिसे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। मकर रेखा जो है यहाँ कैप्रिकॉर्न है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। तो सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को, और वही जब कहे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी दिन होता है। जिधर सूर्य होगा उधर दिन और उसका अपोजिट रात। तो ये आप लोग भी जानते होंगे। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है। क्यूरोसिवो की कैसी जलधारा है, और क्यूरोसिवो जो है किस महासागर की जलधारा है। तो क्यूरोसिवो की जलधारा जो है गर्म जलधारा है, और ये जो है प्रशांत महासागर, कौन, प्रशांत ओशन, पीयू, पैसिफिक ओशन महासागर की जलधारा जो है, प्रशांत महासागर की जलधारा कौन सी जलधारा है, क्यूरोसिवो की जलधारा। और कैसी जलधारा है, तो गर्म जलधारा है। चलिए ये भी याद हो गया हम लोग को। अब चलते हम लोग देखते हैं 41 पर्यावरण एवं जैव विविधता। 4 टॉपिक को हम लोग खत्म कर चुके। कहता है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने, कौन, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव पशु के रूप में मीठे पानी की डॉल्फिन, प्रत्येक वर्ष डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन को कब अधिसूचित किया गया। तो कब अधिसूचित किया गया, तो 18 मई 2010 को यह सूचित किया गया। और प्रत्येक साल डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष जो है डॉल्फिन डे मनाते हैं। और 5 अक्टूबर 2009 को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किसे किया गया, डॉल्फिन को किया गया। और याद रखिए कि डॉल्फिन जो है स्वच्छ पानी में ही निवास करता है, गंदे पानी में तुरंत डेट कर जाता है। तो पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव पशु के रूप में मीठे पानी की डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन को कब अधिसूचित किया, तो 18 मई 2010 को सूचित किया। 5 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। व्यापक जैव विविधता के कारण किसे समुद्री वर्षावन, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है। तो प्रवाल भित्तियों को किसको कहेंगे, प्रवाल भित्ति,
व्यापक जैव विविधता के कारण किसे समुद्री वर्षा वन, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है, तो प्रवाल भित्ति को कहा जाता है। चलिए अगला है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम किस वर्ष पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंडों को अधिसूचित किया गया, तो किस वर्ष किया गया, तो ये किया गया 1994 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंडों को अधिसूचित किया गया 1994 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर तितलियों का वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है, तो कहाँ देखने को मिलता है, तो पूर्वी घाट की पहाड़ियों से पश्चिमी घाट की ओर देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में 2 घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट तमिलनाडु के तट पर मिलेगा, पूर्वी घाट जो है आंध्र प्रदेश के तट पर मिलेगा। तो दक्षिण भारत में किस स्थान पर तितलियों का वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है, तो पूर्वी घाट की पहाड़ियों से पश्चिमी घाट की ओर देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है। कहता है कि क्षोभ मंडल, कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, बैड ओजोन। और बैड ओजोन कहने का मतलब ये शुद्ध ओजोन नहीं होता है। शुद्ध ओजोन जो है हम लोग को वायुमंडल से आने वाली परावैंगनी किरणें, हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। यदि ओजोन मंडल नहीं होता, ओजोन गैस नहीं होता, तो जितने भी पृथ्वी पर सारे जीव हैं त्वचा कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं, त्वचा रोग हो जाता है उनको। तो ओजोन मंडल बहुत ही हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट मंडल है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी, हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। और एक आता है क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी की सतह से 10 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। क्षोभ मंडल में ही सारी मौसमी घटनाएं घटित होती है, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, ये सारी की सारी घटनाएं जो क्षोभ मंडल में घटित होता है। क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल मतलब नीचे की ऊंचाई, ऐसे कहें तो 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ओजोन मंडल पाया जाता है, 35 से ऊपर की ऊंचाई पर। तो क्षोभ मंडल में मिलने वाले ग्राउंड लेवल के ओजोन को कौन सा, बैड ओजोन कहेंगे। मतलब वो शुद्ध ओजोन नहीं होता है, बैड ओजोन होता है, क्योंकि वो मिश्रित ओजोन होता है। ठीक है, चलिए अगला है। कहता है कि भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहां स्थापित हुआ, तो जामनगर। और जामनगर कहां स्थित है, तो जामनगर है गुजरात में स्थित है। कहां, गुजरात में। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहां है, तो जामनगर में। अगला प्रश्न है, अगला देखिए। कहता है इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है क्या कहलाती है। इकोटोन होता क्या है, तो इकोटोन कहने का मतलब जो होता है वहां पर कई प्रजातियां पाई जाती है, और जिस प्रजाति की मात्रा सबसे अधिक होती है, दूसरी प्रजाति जिनकी संख्या कम होती है, वो उसी प्रजाति में मिलना चालू कर देते हैं, तो इसी को इकोटोन कहा जाता है। तो इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, मतलब इसमें कई तरह के प्रजाति पाए जाते हैं इकोटोन में, और जिस प्रजाति की मात्रा सर्वाधिक होती है उसी प्रजाति में सारे के सारे जीव परिवर्तित होते जाते हैं। मतलब वहाँ का ऐसा पारिस्थितिक अनुकूलन होता है। तो क्या कहलाती है वो, तो एज प्रजातियां कहलाती है। कौन सा प्रजातियां, एज प्रजातियां, याद रखिए। अगला है कि एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है। एक सर्वाधिक जो है भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। तो कौन प्रभावित होगा, देखिए, तो आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर। आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर जो है, मतलब आर्कटिक महासागर ऐसा श्वेत महासागर के नाम से जाना जाता है। इसको वैज्ञानिक महासागर, ओशन, साइंटिस्ट ओशन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब यहां पर बहुत सारे अनुसंधान होते हैं। तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड में हिम चादर जो है वैश्विक तापन से, मतलब जब ग्लोबल वार्मिंग का
खतरा बढ़ेगा, जब वायुमंडल में तापमान की वृद्धि होगी तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर क्या होगा, पिघलने लगेगा। तो ये भी याद रखिए कि एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, वो कौन है, तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। चलिए अगला कहता है क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, किस पर हुआ था, ये सारे के सारे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ऐसे हम बताते हैं। तो कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लागू की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। और क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था कब, तो 1997 में। 1997 मतलब ये है कहाँ, तो जापान के क्योटो शहर में, वहीं पर एक सम्मेलन बुलाया गया और कार्बन के उत्सर्जन को रोकने की बात कही गई। सर्वप्रथम 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन बुलाई गई जापान के क्योटो शहर में, और कार्बन के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित ये सम्मेलन था। कब हुई, ये हमेशा पूछता है, याद रखिए 1997 में। अगला है, कहता है 50वां कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है। इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। जलवायु परिवर्तन पर, कि जलवायु परिवर्तन इतनी तेजी से हो क्यों रहा है, वर्षा कभी ज़्यादा हो जाता है, वर्षा कभी कम हो जाता है, वर्षा होता ही नहीं है, या तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगने लगता है, ठंड में ज़्यादा ठंड लगने लगता है। तो जलवायु परिवर्तन असमानताओं के साथ होती है, कोई समानता नहीं है इसमें। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। कैसे ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में कम किया जाए, तो कब हुआ, जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और कब हुआ था, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था कब, तो 1992 में। कब हुआ था, 1992 में हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसको बुलाया गया था। तो याद रखिए, तो किससे संबंधित था जलवायु परिवर्तन, मतलब पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो ग्रीन हाउस, और ग्रीन हाउस गैस कहते क्या हैं, किसको है, तो CO2 को। ग्रीन हाउस गैस कहते हैं CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके उत्सर्जन में कैसे कमी किया जाए ताकि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से बचा जा सके, इसी के संदर्भ में 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन बुलाया गया था। चलिए अब आते हैं हम लोग 51 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था से, इंडियन इकोनॉमिक्स। इसमें पहला प्रश्न है, कहता है कि प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था। प्रत्येक पूर्ति जो है अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, मतलब कि जब मांग बढ़ेगा तो उसका उत्पादन भी बढ़ता है। जब उत्पादन नहीं बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेता मार्केट, विक्रेता मार्केट नहीं, क्रेता मार्केट, खरीदने वाला ज़्यादा और बेचने वाला कम। तो प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। यह कथन किसने कहा था, तो JB शे के द्वारा कहा गया था कि पूर्ति जो है मांग स्वयं पैदा कर लेती है ना। चलिए अगला है कि भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य कौन सा संगठन करता है। तो शेयर बाजार, शेयर मार्केट पर नियंत्रण किसका होता है, तो सेबी का होता है। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एशिया स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, BOARD है ना, बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया।
ये सेबी जो है, सेबी शेयर मार्केट पर नियंत्रण रखता है। सेबी की स्थापना हुई थी कब? तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। किस समिति के सिफारिश पर? तो शिवरामन समिति के सिफारिश पर। नहीं, शिवरामन समिति नहीं, शिवरामन समिति की सिफारिश पर आपको नाबार्ड की स्थापना हुई थी। कमेंट बॉक्स में, मेरे माइंड से फिसल रहे, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि सेबी की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, 3 जगह इसके क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ। माधवीपुरी बुच अभी जो है सेबी के अध्यक्ष हैं। और शेयर बाजारों पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। कहता है मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ क्या है? मतलब डिवैल्यूएशन। तो जब कोई मुद्रा का मान, जैसे भारत की मुद्रा है रुपया, और रुपया का वैल्यू डॉलर की मुद्रा में कम कर दिया जाए, तो उसी को मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। मुद्रा का अवमूल्यन। जब मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है और होता क्या है, सबसे पहले जानिए। तो मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ होता है कि अन्य मुद्राओं की तुलना में, किसकी तुलना में? अन्य मुद्राओं की तुलना में देसी मुद्रा के मूल्य में कमी, देसी मुद्रा के मूल्य में कमी। और डिवैल्यूएशन क्यों जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? निर्यात को बढ़ाने के लिए या आयात को बढ़ाने के लिए? बताइए। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि डिवैल्यूएशन किया गया, कोई सामान, जैसे एक पेन जो है, एक पेन को आप जो है पहले 5 रुपया में बेच रहे थे, आप जो है उसी पेन को आप अपने मुद्रा का वैल्यू घटा करके 4 रुपया कर दिए। तो जो व्यक्ति पहले 5 रुपया में एक पेन खरीद रहा था, जब उसके पास 100 पेन हो तो पहले 20 पेन खरीद रहा था। 100 रुपया हो तो 20 पेन खरीद रहा था, क्योंकि 5 रुपया में एक कलम, तो 100 रुपया में 20 पेन मिलेगा। जब आप उस मुद्रा का वैल्यू घटा करके 4 रुपया कर दिए, है ना। जैसे सपोज दैट कि $1 का मान पहले था, $1 का मान, जैसे डॉलर, और $1 का मान पहले था 5 रुपया। अब उसी डॉलर का मान घटा करके, $1 का मान आप घटा करके 4 रुपया आप अपनी मुद्रा का मान कर दिए। तो कोई व्यक्ति जब हमारे देश से खरीदेगा कोई सामान, तो बताइए वो ज़्यादा खरीद पाएगा कि नहीं? तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई भी देश जो है अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, डिवैल्यूएशन करता है। और डिवैल्यूएशन क्या हुआ, समझ ही गए कि अन्य मुद्राओं की तुलना में, मतलब दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा के वैल्यू को कम कर देना। अभी हमने समझाया भी आपको उदाहरण के साथ कि पहले $1 का मान 5 रुपया था, तो जब कोई व्यक्ति पहले यहाँ $1 इन्वेस्ट करता था तो उसको 5 रुपया हम लोग को खरीदने में, $1 खरीदने में 5 रुपया लगता था, अब हम लोग को 4 रुपया लग रहा है ना। तो मुद्रा का मान अपनी मुद्रा का मान घटा देना ही डिवैल्यूएशन कहलाता है, और ऐसा किया जाता है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अगला है ओपेक। ओपेक कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। और वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो ओपेक की स्थापना हुआ था 1960 में। ओपेक कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो देश पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट नहीं, मतलब निर्यात करता है, तो उन देशों का एक संगठन है, उसी को कहते हैं ओपेक। और ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। वर्तमान समय में ओपेक के अध्यक्ष कौन है? हैथम अल घीस।
चलिए, कहता है अगला प्रश्न कि भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का मतलब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो भारत सरकार ने पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया था। कब? 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। चलिए, अगला है कि केंद्रीय राजस्व बोर्ड कौन? केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क बोर्ड है ना, एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन 1900 कब किया गया? 63 में किया गया। याद रखिएगा, 1963 में। मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आ रही होगी और जितनी भी बात हम लोग कर रहे हैं स्पष्ट आपको समझ में आ रही होगी। यदि मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आ रही है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों बहुत ही मेहनत लगता है कोई भी वीडियोज बनाने में। देखिए, फीवर लगने के बाद भी ये वीडियो शूट किया जा रहा है। फीवर में है अभी, लगभग हमको लगता है कि 100 पार ही फीवर होगा, लेकिन जब शूट हो रहा है तो शूट हो रहा है, एक कर्मठता है। कहता नफेड, नफेड का मतलब, पहले नफेड का अर्थ क्या होता है जो जानिए। तो नफेड का अर्थ होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा टेढ़ है, प्रत्येक वर्ड पर नहीं दिया हुआ है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो हुई थी 2 अक्टूबर 1956 ईस्वी को किया गया था। और नफेड जो है कि स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई थी? तो कृषि उपजों के विपणन के लिए। अब यहां पर आया विपणन शब्द, कृषि उपजों के विपणन के लिए किया गया था नफेड की स्थापना। तो विपणन शब्द आया है, तो विपणन का अर्थ होता क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि विपणन का अर्थ क्या होता है ना। तो विपणन का अर्थ होता है एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मार्केटिंग मिक्स कहने का मतलब क्या हुआ? 4P के बारे में समझिए। पहला है मार्केटिंग मिक्स, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट P, फिर कहते हैं मूल्य का मतलब फिर प्राइस, उत्पाद प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, मूल्य जिसको प्राइस कहते हैं, स्थान कहने का मतलब P, प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और परसुएशन PERSUATION, परसुएशन याद रखिएगा। 4P जिसको हम लोग 4PS के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है? मतलब प्रोडक्ट उत्पादन करना है, इसका प्राइस निर्धारित करना है, प्लेस निर्धारित करना है और परसुएशन मतलब प्रोत्साहन इसको देना है। जैसे कि जब कोई हम लोग धान का उपज करते हैं तो अभी सरकार जो है पैक्स में इसको लेती है, पैक्स के माध्यम से लेती है, प्रोत्साहित करती है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कीटनाशक दवा, आपको उर्वरक इत्यादि देती है, फिर उसका प्राइस निर्धारित करती है, फिर बेचने का प्लेस निर्धारित करती है ना, और उसको प्रोत्साहित करती है कि आप इस तरह के पैदावार का उपज बढ़ाइए, आपको और भी मूल्य दिए जाएंगे। तो 4PS के नाम से इसको जाना गया। प्रोडक्ट को बढ़ाना है, इसका प्राइस निर्धारित करना है, कहाँ बिकेगा ये प्लेस, और इसको परसुएशन मतलब प्रोत्साहित करना है। तो इसी के लिए आपस में बैठ करके जो टीम है
निर्णय लेता है कि कितना उत्पादन किया गया, कितना इसका कीमत है, कहाँ बेचा जाएगा और इसको कैसे प्रोत्साहित किया जाएगा। इन सारे लोग बैठ करके, व्यापारी और सरकार जब बैठकर निर्णय लेते हैं तो उसी को विपणन कहा जाता है। यदि ठेठ भाषा में इसको पढ़ें तो कहता है कि एक सतत प्रक्रिया है, विपणन एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मार्केटिंग मिक्स कहने का मतलब उत्पाद, मूल्य, स्थान एवं प्रोत्साहन, जिन्हें 4Ps कहा जाता है, की योजना बनाई जाती है एवं कार्यान्वयन किया जाता है। यह प्रक्रिया व्यक्तियों और संगठनों के बीच उत्पादों, सेवाओं या विचारों के विनिमय हेतु की जाती है। मतलब आपस में विचार के विनिमय कहने का मतलब अदला बदली के लिए की जाती है। तो नफेड की स्थापना जो की गई थी, कृषि उपजों के विपणन के लिए किया गया था कि कैसे इसका उत्पादन बढ़ाया जाए, कितना मूल्य निर्धारित किया जाए, कहाँ इसको बेचा जाए और कैसे इसको प्रोत्साहित किया जाए। इसी के लिए 2 अक्टूबर 1956 को नफेड की स्थापना की गई थी। चलिए, बहुत जान गए हम लोग इस प्रश्न से। अगला है, कहता है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर इंडिया, एशिया एंड पैसिफिक, मतलब स्कैप का मुख्यालय कहाँ है? तो स्कैप का मुख्यालय है बैंकॉक, और थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक, है ना। तो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय है, स्कैप का मुख्यालय बैंकॉक में, थाईलैंड के बैंकॉक में। चलिए, अगला है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? तो ये किया गया था 8वीं योजना, और 8वीं योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? किस मॉडल पर आधारित था? पीएन गॉडगिल मॉडल, है ना। तो गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 8वीं योजना में की गई। 5वीं याद रखिए कि 74 से 78, और 6ठी जो है 80 से 85, 7वीं 85 से 90 और 92 से 97 8वीं। याद रखिए 8वीं योजना 92 से 97, मतलब चौथी योजना जो 1 वर्ष, 5वीं योजना जो 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी, और 5वीं योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो 8वीं योजना में एक राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। चलिए, 60 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को किया गया था। कब? 12 जुलाई 1982 को किया गया नबार्ड की स्थापना। और किस समिति के सिफारिश पर? तो शिवरामन समिति के सिफारिश पर नबार्ड की स्थापना किया गया था। किस समिति के सिफारिश पर? शिवरामन समिति के सिफारिश पर नबार्ड की स्थापना की गई। नबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया था। चलिए, 5 सेशन हम लोग खत्म कर लिए, 5 टॉपिक। अब हम लोग चलेंगे सम्मान विज्ञान एवं तकनीकी। इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे सबको देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो इसमें पहला प्रश्न है कि राइफल चलाने पर गोली लगने वाला झटका, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट का उदाहरण है। और इसको कहें तो गोली से लगने वाला, मतलब राइफल चलाने पर लगने वाला झटका जो है न्यूटन के गति के तृतीय नियम से भी संबंधित है। तो दोनों में जो दे, दोनों सही है। रेखीय संवेग के संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट से भी संबंधित है, का भी उदाहरण है, और न्यूटन के गति के तृतीय नियम का भी उदाहरण है। चलिए, अगला है, कहता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने, क्या चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है कि वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल
उसके पलायन वेग से अधिक होता है। मतलब चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, तो 2.37 जो होता है चंद्रमा का पलायन वेग होता है। तो वहाँ इससे जो है सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल जो होता है ज़्यादा होता है, चंद्रमा के पलायन वेग से ज़्यादा होता है, और चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.37, याद रखिएगा। इसीलिए वहाँ पर कोई भी वायुमंडल, चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। चलिए अगला है, कहता है कि किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। तो हम लोग भी जानते हैं कि हवाई जहाज के बॉक्स में क्लोरेला नामक जो है शैवाल उगाए जाते हैं, और यही जो है क्लोरेला नामक शैवाल से खाद्य की समुचित पूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है, तो तप्त तार अमीटर। मतलब प्रत्यावर्ती धारा की माप जो है अमीटर के माध्यम से किया जाता है। अमीटर किस क्रम में जोड़ा रहता है, तो श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन बम जो है ये न्यूक्लियर फिशन के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब नाभिकीय संलयन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर, तो नाभिकीय विखंडन। देखिए जब कोई देश पर परमाणु बम गिराया जाता है तो विखंडित होकर के पूरा फैल जाता है ना। और हाइड्रोजन बम जो है संलयित होकर के एक बड़ा बम का निर्माण करता है संलयन से। तो परमाणु बम फूटेगा तो फैलेगा, इसीलिए परमाणु बम जो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। कंफ्यूजन रहता है दोनों में कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो नाभिकीय संलयन याद रखिएगा, क्योंकि ये सिकुड़ करके एक परमाणु का निर्माण करता है। और परमाणु बम जो है जब इसको फोड़ा जाता है तो फैल करके प्रसार में फैल जाता है ऐसे। तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर, आप देखिएगा जब नारियल को आप पटक करके फोड़िएगा तो पूरा फैल जाता है। जहाँ पर आप फोड़ रहे हैं तो नारियल गोल सा है, इसको पटक के फोड़े तो ये पूरा चारों तरफ फैल जाता है ना। तो ये परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, और हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अब हमको लगता है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अभी जो यूक्रेन के द्वारा अभी त्राहिमाम कर रहा है रूस कि वो परमाणु बम फोड़ने की तैयारी में था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ UN पहुँच गया है अभी रूस। तो चलिए ये भी कन्फ्यूजन हम लोग को दूर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, कहता है कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है। तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। बैक्टीरिया करने का मतलब जीवाणु के द्वारा। और विटामिन के का कार्य क्या है, तो विटामिन के का कार्य है आपको रक्त का थक्का न बनने देना। अभी चल रहा है डेंगू ज्वर का सीजन, पूरा हाहाकार मचा हुआ है। पटना में ज़्यादा खास करके डेंगू ज्वर का मामला देखने को मिल रही है, और धीरे धीरे वही क्या करता है कि ब्लड को क्लॉट करने लगता है और व्यक्ति के प्लेटलेट्स को गिरा देता है। मतलब जब 2-3 हज़ार प्लेटलेट्स की संख्या यदि आपको पहुंच गई तो फिर आपको ऊपर ही छुटकारा मिलेगी, नीचे कोई गुंजाइश नहीं है। तो डेंगू से बचकर रहिए, मच्छरदानी लगाकर रहिए, मच्छरों से बचिए। पहले एक कहावत था कि मच्छर भगवान शंकर से विष मांगने गया था कि जिसको हम काटे वही मर जाए। उनके द्वारा कहा गया कि यदि आप मनुष्य के एक थाप को सह जाए, एक थाप करने का मतलब एक ऐसे थाप समझते होंगे आप कि एक चोट को समझ जाए, एक थाप को समझ जाए, संभाल ले तो आपको विष दे दिया जाए। वही आज जो है चरितार्थ हो रहा है कि मच्छर में विष पैदा हो गया है, व्यक्ति के जान को ले रहा है ना। पहले तो नहीं मिला, लेकिन अब लगता है कलयुग में, इस भटयुग में मिल ही गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। चलिए अब अगला प्रश्न है, कहता है मेनिनजाइटिस, और मेनिनजाइटिस का दूसरा नाम है तानिक शोध नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है।
तो मेनिंजाइटिस से शरीर का मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है ना। चलिए अगला है, कहता है हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है। तो देखिए ग्लूकोज जब रक्त में कम जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, और यही रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो डायबिटीज नामक बीमारी हो जाएगी। तो दोनों खराब है, न तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होनी चाहिए और न ही रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। जब आप संतुलन में हैं, 95 के स्तर में है, तब अच्छा है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होने पर हाइपोग्लाइसीमिया और बढ़ने पर डायबिटीज मतलब मधुमेह रोग हो जाता है, दोनों खतरा है। कहता है टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है। तो एंटी नॉकिंग को बढ़ाने के लिए, मतलब एंटी नॉकिंग की रेटिंग को बढ़ाने के लिए, मतलब अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए जो है टेट्राइथाइल लेड जो है पेट्रोल में मिलाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कैलोमल क्या होता है। तो कैलोमल कहते हैं Ag2Cl2 को, मतलब मर्क्यूरस क्लोराइड को, किसको, Ag2Cl2 को, मर्क्यूरस क्लोराइड को क्या कहते हैं, कैलोमल कहते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड को, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अब हम लोग देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से है। तो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक, लेकिन मेरे प्यारे साथियों इसमें हमको थोड़ा सा जरा सा भी मन नहीं लगता है। चलिए लेकिन फिर भी इसको एक बार वाचन कर दिया जाता है, वाचन कर दिया जाए, पूरा क्वेश्चन ओवरफ्लो होते रहता है ना। तो कहता है मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या है, क्या आप क्लास में करेंगे ताकि बच्चे का मानसिक विकास हो। तो कहता है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करना, मतलब पूरा अवसर प्रदान करिए, जितना अधिक से अधिक बालक सीख सके। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दीजिए, कैसे उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करिए, मतलब ताकि मतलब किसी से कोई द्वेष पैदा ना करे, बच्चे में ऐसा माहौल पैदा करिए, तभी आप जो है मानसिक विकास उनमें ला सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन है। तो किसका कथन है, तो ये कथन है, देखिए और भी मत देखिए, जो हम लोग चल रहे हैं वही टॉपिक दिखे तो अच्छा लगे। तो ये है फ्रॉवेल का कथन। किनका कथन है, फ्रॉवेल का कथन है कि अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को जो है बालक कहना है, किसी को युवा कहना है या किसी को वृद्ध कहना है। चलिए शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या होती है, तो कहता है बुद्धि या रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति जानकारी लेकर शिक्षा देता है। ये हो गया हम लोग को किसके लिए, कि शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान का बालकों की जो है, मतलब मनोविज्ञान सोशियोलॉजी का जो है, साइकोलॉजी का टीचर जो है बुद्धि एवं रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है कि किस क्षेत्र में इस बालक की रुचि है। पारिस्थितिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है और उनके जो है आर्थिक स्थिति को भी जान करके शिक्षा देते हैं। अगला है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दिया था, तो रूथ बैडिक्ट ने ये दिए थे कि वंशानुक्रम जो है माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। फिर अगला प्रश्न है, कहता है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती है, यह कथन है, तो हरलॉक का है। अगला कहता है कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, कथन किसका है, तो एनस्टासी का है। चलिए अगला है 77 नंबर कि वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है, यह कथन किसका है, तो लैंडिस का है।
फिर कहता है जीवन की प्रत्येक घटना को वंशानुक्रम एवं वातावरण के किस विद्वान ने संबंधित किया, तो पेज एवं मैकावर ने इसको संबंधित किया। अगला है यह मत किसका है, शिक्षक को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है, तो मॉन्टेसरी महोदय ने ये कहे थे। किसने? मॉन्टेसरी महोदय ने। फिर कहता है कि स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं, तो बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। चलिए 8 टॉपिक हम लोग खत्म कर लिए। अब हम लोग चलेंगे संप्रेषण एवं संचार से संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न बनेंगे। कहता है पहला प्रश्न इसमें है कि किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख कार्य क्या है, तो कहता है कि इसका जवाब है कि सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना और अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना, निर्णय लेने को सहज बनाना। ये जो है किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख कार्य हैं। अगला है 82 नंबर कि जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है, तो समस्यानुमुख नेटवर्क में संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि क्या है, तो कभी कभी गैर इरादतन होती है। अब क्या है ये आपको जो संचार एवं संप्रेषण जिनका सब्जेक्ट होगा वही समझेंगे। कहता संचार की वह विधि जिसमें एक ही स्रोत को बड़ी संख्या में रिसीवर को एक साथ सूचना प्रेषित करना शामिल है कहा जाता है, तो जनसंचार। संचार में संदेशों के स्वागत में एक बड़ी बाधा क्या है, तो दर्शकों का रवैया। क्या? दर्शकों का रवैया। अब चलिए हम लोग चलेंगे 86 नंबर क्वेश्चन। अगला है कहता है कि जन प्रवाद ग्रेप वाइन संप्रेषण की विशेषता क्या है, तो समूह सदस्यों की सामाजिक समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्धत, किसी भी दिशा में जाने की छूट, शामिल लोगों को स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त, ये सारे हैं। अब विशेषता है इसकी। अगला है कि दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है, तो अंतर्वैयक्तिक क्षमता कहलाती है। फिर कहता है कि अगला है 88 नंबर कि संप्रेषण संजालों में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से संप्रेषण कर सकता है, तो श्रृंखला संजाल में। फिर कहता है अगला प्रश्न है 89 आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है, तो समकालिक। अगला है कि विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं, तो विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, इन दोनों को बढ़ावा देते हैं। अब चलिए खेल कूद से हम लोग संबंधित हैं, और मेरे प्यारे साथियों खेल कूद से जितने भी तरह के प्रश्न बनेंगे उन सारे को हम लोग देखेंगे। चलिए तो पहला प्रश्न 91 है, कहता है क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो लॉन टेनिस से। किस खेल से? लॉन टेनिस से संबंधित है। कौन? क्ले कोर्ट एवं हार्ड कोर्ट। तो लॉन टेनिस या टेबल टेनिस कहें या लॉन टेनिस कहें, दोनों की बात सेम है। और टेनिस या लॉन टेनिस, जो खिलाड़ी चारों टेनिस प्रतियोगिता मतलब ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकी ओपन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन कहें तो देखिए सीरियली नंबर से यदि बात करें क्रम से, तो कैसे कैसे कौन सबसे पहले टेनिस प्रतियोगिता होगा, तो ए से ऑस्ट्रेलियाई ओपन हो गया, फिर हो गया फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन, बी से विंबलडन, और तीसरा होता है चौथा जो होता है अमेरिकी ओपन मतलब यूएस ओपन, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस ओपन। तो चारों ग्रैंड स्लैम जो खिलाड़ी चारों टेनिस चारों प्रतियोगिता जो खिलाड़ी जीत लेते हैं वो ग्रैंड स्लैम विजेता कहलाते हैं। तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन,
फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, उसके बाद होता है यूएस ओपन। तो क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से कहें या टेनिस से। आप जानिए कि क्ले कोर्ट या हार्ड कोर्ट पर खेला कौन कौन सा खेल जानता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन दोनों जो है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन ये दोनों जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कौन सा कोर्ट पर? हार्ड कोर्ट पर। और क्ले कोर्ट पर कौन खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है। कौन? फ्रेंच ओपन कौन सा कोर्ट पर? तो किस प्रकार के कोर्ट पर? तो क्ले कोर्ट मतलब गीली कोर्ट पर। और विंबलडन जो खेला जाता है घास के मैदान पर खेला, मतलब जो लॉन में घास होती है, हरी हरी घास होती है, तो घास के मैदान पर विंबलडन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन इन दोनों जो है हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर खेले जाते हैं। याद रखिएगा, इन सारे का क्रम भी है AFB, ए कहें, ए से अमेरिकी ओपन भी याद रखिएगा, तो AFB US, या यहाँ पर ए भी रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकी ओपन। चलिए अगला है टी पुट कैडी। 3 शब्द, टी पुट कैदी आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। और गोल्फ में कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि गोल्फ में कितने खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगला है हॉकी में कितनी दूर से पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है? जब कोई खिलाड़ी पेनाल्टी कर देता है तो पेनाल्टी स्ट्रोक जो है 24 फीट, 1 गज में 3 फीट होता है और 8 गज में हो जाएगा 24 फीट। तो 24 फीट की दूरी से जो है पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है। किसमें? हॉकी में। चलिए अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला है सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है जयपुर राजस्थान में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में सर्वप्रथम दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने थे? तो सचिन तेंदुलकर। इसके बाद कहता है कि खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? तो 8 क्रॉस लेंस होती है। ये पूछा हुआ है अमीन के क्वेश्चन में। 2015 में जब अमीन का एग्जाम हुआ था बिहार में, उस समय प्रश्न है कि खो खो के खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो चलिए हम लेकर आए भी हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लिए, जूम आउट कर लेते हैं। ये देखिए, ये है खो खो के खेल का मैदान का आकार और यही क्रॉस लाइन है। क्रॉस लेंस यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन क्रॉस लाइंस होगा। तो ये देखिए, एक क्रॉस लाइन लिखा हुआ है, एक क्रॉस लाइन, दूसरा क्रॉस लाइन हो गया, तीसरा क्रॉस लाइन हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ये 8 क्रॉस लाइंस होते हैं खो खो में। और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। इसके खेल के मैदान की लंबाई 27 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा होता है। मतलब 27 गुने 16। यही पूछा गया था कि खो खो के खेल के मैदान का आकार कितना होता है। तो याद रखिएगा कितना होता है, तो 27 गुने 16 मीटर होता है, जहाँ 16 मीटर चौड़ाई होता है और 27 मीटर लंबाई होता है। तो खो खो खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई 27 गुने 16 और इसमें कितने क्रॉस लाइंस होते हैं? तो 8 क्रॉस लाइंस होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होता है इसमें 9 खिलाड़ी। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है कि वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है, वाटर पोलो है ना, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी? तो 7। याद रखिएगा। अगला है कि पोलो
एक ट्रिक हमारे तरफ से कि उपवास वाली कप जो है वो खो खो, ये हमने बताया भी है। आप यदि मेरे पिछले वीडियोज नहीं देखें तो जरूर जाकर देखिए, उसमें बताया हुआ है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पोलो में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो 4 होती है। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो 9 होती है। तो खो खो में भी 9 और बेसबॉल में भी 9, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग कृषि से। 101 क्वेश्चन है, कृषि से देखेंगे। कहता बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर जिसको हम लोग कहते हैं, टिश्यू कल्चर को क्या कहते हैं कि जब सट्टा है ना, जब पेड़ की टहनी को ऐसे ऐसे छील दिया जाता है और इस पर मिट्टी और खेल पुआल बांध दिया जाता है तो उसमें से जड़ निकल आता है, तो बिना बीज का हो गया। या ईख जो है, ईख भी टिश्यू कल्चर से ही पैदा होते हैं, वो बीज से पैदा नहीं होते हैं। तो ईख भी टिश्यू कल्चर से, या सटा लगा दे किसी भी पेड़ पौधे में तो वो भी टिश्यू कल्चर से होते हैं। तो बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो टिश्यू कल्चर। अगला है कि देश के प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर। और पंतनगर कहाँ है? हरियाणा में है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1958 को किया गया था। चलिए अगला है कि देश की प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देश की प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में स्थित है। फिर कहता है कि गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन का सबसे प्यारा और न्यारा क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जाम का। तो विटामिन ए पाया जाता है किसमें? गाजर में। तो जब कोई व्यक्ति गाजर खाता है तो उसको रतौंधी की बीमारी नहीं होती है, रतौंधी से कम ग्रसित होता है। तो विटामिन ए जो पाया जाता है गाजर में पाया जाता है। चलिए 106 नंबर अब हम लोग देखेंगे। कहता आम की रूमानी प्रजाति कौन सी है? तो आम की रूमानी प्रजाति है ऑफ सीजन वेराइटी। अगला है सोडियम बेंजोएट किसके संरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है? तो फलों के रसों एवं जेली को सुरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखेंगे कि आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त होती है? हम लोग चिप्स जो खाते हैं है ना, जिसको लेज कहते हैं, तो आलू की प्रजाति, लेज तो चिप्स, आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त होता है? तो चिप्सोना 1, 2 व 3, चिप्सोना 1, 2, 3 प्रजाति जो है आलू की चिप्स बनाने में प्रयोग किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में। चलिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में आप छापिए। चलिए भारत में हरित क्रांति का आगमन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो 1966-67 में भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था, तृतीय पंचवर्षीय योजना है ना। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है हरित क्रांति से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को माना, MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को, किसको? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को। और भारत में हरित क्रांति कब से कब तक आया? 1966 से 67। चलिए तो ये तो थे मेरे प्यारे साथियों, कंप्यूटर ज्ञान हम नहीं बताएंगे। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं अब 121 से हम लोग यहाँ पर देखिए 110 नंबर, 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से अपने आप करना है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बीट या बाइट में, और 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU करने का मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का तात्पर्य किससे होता है? तो यहाँ पर दिया हुआ भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU का फुल फॉर्म होता है। कहता है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति का क्या कहलाती है? तो अस्थायी स्मृति कहने का मतलब
कि जब बिजली चली जाएगी तो जितना भी कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हो तो वो सब समाप्त हो जाएगा। तो रैम में, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो अस्थायी मेमोरी होता है उसको कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी, है ना। और बिजली कट जाने पर जो रैम में जितने भी सारे मैटर होते हैं वो तुरंत खत्म हो जाते हैं। तो कंप्यूटर के अस्थायी मेमोरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो रैम को जाना जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम बिजली कटा तो रैंडम समाप्त हो गया। अगला है कि कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या होता है? तो यहां पर दिया हुआ है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। अगला प्रश्न है, कहता है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? तो सीयू करता है। कौन करता है? ए करता है कंट्रोल यूनिट। अगला है कि कंप्यूटर का चिप्स का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रो चिप्स। कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। तो ये तो कंप्यूटर से 3 प्रश्न और हैं कि कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट। और जो उससे दिखाई पड़ता है हम लोग को निकलता, वहाँ से जो हम लोग देखते हैं, जैसे कीबोर्ड से कोई चीज़ प्रेस किए और जो मॉनिटर पर दिखा तो उसको कहते हैं आउटपुट। और तो मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है क्योंकि हम लोग को दिखाता है, और कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को। फिर कहता है कि वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डेटा फाइल को नष्ट कर देता है तथा प्रोग्राम फाइल को खराब कर देता है, साथ ही साथ हार्ड डिस्क व बूट सेक्टर को भी खराब कर देता है, क्या कहलाता है? वायरस। और इन सभी से बचने के लिए हम लोग एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। चलिए, ये तो थे 120 क्वेश्चन। अब हम लोग लास्ट 10 क्वेश्चन देखेंगे। टॉप 10 होता है मेरे प्यारे साथियों, ये भी नहीं छूटना चाहिए आपसे, और प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कहता है कि दशेर का कली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। कहाँ का? केरल का। फिर कहता है गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से है। गरबा नृत्य गुजरात में किया जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। अगला है का गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो सरोजिनी नायडू। अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 1900 कब से 55 से दिया जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के लिए। ब्लैक पगोडा के नाम से कौन जाना जाता है? तो ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को, है ना। और श्वेत पगोडा के नाम से पुरी के जगन्नाथ मंदिर को जाना जाता है। भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु, हम लोग जानते हैं। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को। फिर है अगला प्रश्न कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। और यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो थे समान ज्ञान दर्पण प्रतियोगिता दर्पण के 130 प्रश्नों के सार संग्रह, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप धैर्यपूर्वक इन सारे प्रश्नों को देखते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपको कैच होंगे इससे। चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं और कैसा लगा आपको, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना न भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन टेलीग्राम चैनल पर करंट अफेयर्स का वीडियोज आपको क्वेश्चन प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रवीण स्टडी क्लासेस से जुड़ना मत भूलिए। चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।